वेलकम टू स्टूडेंट पांडा क्लासेस। माई सेल्फ अनुपमा पंडा। और आज हम लोग लाइफ प्रोसेस का जो नेक्स्ट पोर्शन है जिसको हम बोलेंगे रेस्पिरेशन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी क्वेश्चन आता है रेस्पिरेशन का मतलब क्या है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। पहले जैसे कि हम अगर किसी बच्चे को पूछते हैं रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे पहला ही क्वेश्चन ये है कि रेस्पिरेशन है क्या या फिर वो कैसे ऑर्गेनिज्म में होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा गया है कि व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे जैसे कि एक बच्चे ने यहाँ पे रिप्लाई दिया कि रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो हमेशा हम मान के आते हैं कि कभी भी अगर सराउंडिंग से हम ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ देते हैं तो उसको बोलते हैं रेस्पिरेशन। बट एक्चुअली इसका मतलब कंप्लीटली रॉन्ग होता है। अगर पूछा जाएगा कि ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में बाहर जाएगा, उसको कभी रेस्पिरेशन बोलते नहीं हम। तो रेस्पिरेशन है क्या या फिर वो कैसे हेल्प करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि दिस इज नॉट द रेस्पिरेशन, मतलब अगर ऑक्सीजन लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे तो वो रेस्पिरेशन नहीं है। इट इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। बट एक्चुअली तो पूछा जाएगा तो ऑक्सीजन लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं या फिर उसका क्या एसेंशियलिटी है हमारे बॉडी में। तो हम बोलेंगे कि द प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी takes in oxygen and gives out carbon dioxide is not respiration, but it is termed as a process called the breathing. So हम बोल सकते हैं कि breathing is a part of respiration, जो हमारे बॉडी में फर्दर प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो अभी हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन है क्या, वो क्यों एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है या फिर वो किस तरीके से हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। सो अभी देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो ब्रीदिंग होता है इसकी वजह से बस क्या होगा कि सराउंडिंग का जो गैस है वो हमारे बॉडी के अंदर आ पाता है और वही ऑक्सीजन या फिर वही पर्टिकुलर गैसेस सब्सटेंस जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है इट ऑलवेज टेक पार्ट इन सम काइंड ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसके वजह से हमने जो अभी न्यूट्रिशन के मेथड में हमारे बॉडी को ग्लूकोज या फिर एनी काइंड ऑफ फूड प्रोडक्ट वहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, तो वही यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारे जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके कैसे वहाँ पे फर्दर केमिकल रिएक्शन करेगा और फर्दर वो कैसे वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हेल्प कर सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि पूरे रेस्पिरेशन मेथड में जो पहला वाला स्टेप है जिसके थ्रू हमारे बॉडी में ऑक्सीजन गैस अंदर आ सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर जा सकता है, दैट इज ए मेथड एंड दैट इज ऑल्सो द फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पिरेशन, जहाँ पे पहले वो गैसियस सब्सटेंस जो हमारे बॉडी में वो फूड को डाइजेशन करने के लिए इसेंशियल होते हैं तो उसके लिए हेल्प करेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन एंड इट ओनली इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कभी भी ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए या फिर कभी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हेल्प नहीं करेगा। बट ये सारे केमिकल रिएक्शन कब पॉसिबल हो सकते हैं, व्हेन यू इनहेल द गैस एंड द इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग अ मेथड दैट इज टेक्स प्लेस इन एन ऑर्गेनिज्म इज जनरली टर्म एज द ब्रीदिंग। अब हम आगे देखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या होता है, किस तरह से वो एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प करेगा फॉर परफॉर्मिंग रेस्पिरेशन या फिर फॉर गैसियस सेक्शन मेथड, सो उसकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमारे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने यहाँ पे मेंशन किया है जिसकी वजह से वो कैसे या फिर सेल के या फिर हमारे बॉडी के कौन से पार्ट में ऐसे सारे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स होंगे जो एक्चुअली वो ऑक्सीजन को यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए यहाँ पे हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स के बारे में लिखा गया है। तो पहले हम वो पार्ट्स के बारे में नाम पहले जान लेते हैं। तो ये आप डायग्राम आपने बहुत बार देखा होगा, जो ह्यूमन का इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर का डायग्राम है और ये जितने भी सारे पार्ट आप देख सकते हैं जो रेड कलर में मेंशन किए हैं, सो दिस आर द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बॉडी विच एक्चुअली हेल्पफुल फॉर गैसियस सेक्शन, मतलब प्लांट एनिमल की बॉडी में फिर ह्यूमन के बॉडी में ये सारे जितने भी सारे पार्ट है जो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेजेंट है, इतने सारे पार्ट हमारे बॉडी में गैसियस सेक्शंस करने के लिए हेल्प करते हैं। और उसके कौन से पार्ट है पहले हम पढ़ लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है दैट बेसिकली स्टार्ट फ्रॉम अ सेंस ऑर्गन जिसको हम क्या बोलते हैं, नोज। मतलब ह्यूमन बॉडी में गैसियस एक्सचेंज के लिए पहला वाला पार्ट हमें नोज हेल्प करेगा। देन नोज के बाद से हम देखेंगे एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हम जो गैसेस इनहेल कर रहे हैं उसको हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट में ट्रांसफर करने के लिए हेल्प करेगा, जिसको हम जनरली बोलते हैं विंड पाइप।
और हम बोल सकते हैं उसको ट्रैकिया। ओके, फिर अगर आता है यहाँ पे कि सपोज अगर गैसियस एक्सचेंज ट्रांसफर हो गया अगर विंड पाइप के थ्रू अगर हमारे बॉडी के अंदर अगर आ जाता है, देन वो गैसियस सब्सटेंस क्या होते हैं, टू जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारे बॉडी में प्रेजेंट है जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग्स, तो वो लॉन्ग्स के अंदर वो गैसियस सब्सटेंस ट्रांसफर होके आएंगे, जिसके वजह से हमारा बॉडी वो गैसेस को बॉडी सराउंडिंग से अपने बॉडी के अंदर ला पाता है। तो ये तो है ह्यूमन के डिफरेंट बॉडी की पार्ट्स जो एक्चुअली क्या करते हैं, गैसेस अंदर लेने के लिए हेल्प करते हैं। पर उसके बाद गैसेस का क्या होता है, अगर मानिए वो सराउंडिंग से यहाँ पे लॉन्ग्स तक तो आ गए, बट वो लॉन्ग्स के बाद वो कहाँ पे जाते हैं या फिर वो प्रोसेस को फर्दर कैसे कंटिन्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जैसे कि ऑक्सीजन एंटर्स द लंग्स थ्रू द ब्रीदिंग, जैसे कि ब्रीदिंग मेथड से हमने जैसे कि यहाँ पे पढ़ा पहले नोज में, देन यू विंड पाइप, देन लंग्स तक यहाँ पे गैसेस आ जाएगा। तो ये होता है हमारा रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप, दैट प्रोसेस बाय विच वी इनहेल द गैसेस एंड द गैसेस एंटर्स इनटू द बलून लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड लंग्स। बट अभी क्वेश्चन आता है कि लंग्स के बाद गैसेस क्या होते हैं या फिर वो कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि जब भी यहाँ पे लंग्स में गैसेस यहाँ पे पहुंच जाते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए लिखा गया है कि फ्रॉम द लंग्स देन द ऑक्सीजन एंटर्स इनटू द ब्लड सेल। मतलब यहाँ पे जो लंग्स होते हैं उसके सराउंडिंग में ऐसे बहुत सारे ब्लड वेसल्स उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। सो हम बोल सकते हैं कि व्हेन द ब्लड वेसल्स जनरली present around the lungs comes in contact with the atmospheric substance or the gaseous substance, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है और सराउंडिंग में यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ए हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्लड, मैं थोड़ा सा वापस से बता देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए वापस हम बता सकते हैं कि जब ये ऑक्सीजन गैस सराउंडिंग से हमारे लंग्स तक यहाँ पे आता है, तो उसके सराउंडिंग लेयर में बहुत सारे ऐसे डिफरेंट ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंसेस थ्रू आउट आवर बॉडी। तो अभी हम देखेंगे कि सराउंडिंग से तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पे आ गया और लंग्स के अंदर जो हम इनहेल करते हैं तो हमेशा लंग्स के अंदर हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पे प्रेजेंट होगा। बट अभी जो उसके सराउंडिंग में जो बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है वहाँ पे तो ऑक्सीजन इतना प्रेजेंट नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का अमाउंट वहाँ पे बहुत लो है। तो वहाँ पे हम क्या देखेंगे कि सराउंडिंग मीडियम से जो अभी ऑक्सीजन गैस आया है जिसकी वजह से लंग्स के अंदर एक हाई ऑक्सीजन कैपेसिटी प्रेजेंट है, बट उसके सराउंडिंग में जो ब्लड वेसल है वो ब्लड वेसल में क्या होता है, ऑक्सीजन कैपेसिटी बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक पर्टिकुलर मेथड होगा, जो मेथड का नाम हम क्या लिखते हैं हमेशा, diffusion, and diffusion is nothing but a process by which gaseous molecule or substances move from its higher concentration to lower concentration। और जैसे कि यहाँ पे हेडिंग है कि लंग्स के अंदर अभी क्या है, हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है एंड दे ट्रांसपोर्टेड इनटू द ब्लड वेसल्स रीजन, जिसके अंदर वहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, लो ऑक्सीजन कंटेंट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा कि स्टेप 1 ब्रीदिंग के अंदर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन आता है फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। सेकेंड स्टेप हम क्या पढ़े यहाँ पे कि जब लंग्स के पास ऑक्सीजन आ जाता है इट ट्रांसपोर्टेड टू द वेरियस ब्लड वेसल बाय ए मेथड कॉल्ड डिफ्यूजन। तो पहला स्टेप में सराउंडिंग से लंग्स के पास गैसेस आ गए, सेकेंड स्टेप में हमने देखा कि लंग्स से हमारे डिफरेंट जो ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके थ्रू वहाँ पे गैसेस ट्रांसफर हो गए। अभी ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं दे कंप्लीटली स्प्रेड थ्रू आउट आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक, ईच एंड एवरी सेल तक अभी ऑक्सीजन या फिर एसेंशियल सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है, अभी ब्लड वेसल का। तो अभी हम देखेंगे कि जो ब्लड वेसल्स है वो क्या करते हैं, तो यहाँ पे लिखा गया है कि दिस ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी, मतलब जब ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल में ट्रांसफर होते हैं और ये ब्लड वेसल्स पूरे बॉडी के साथ कनेक्टेड फॉर्म में होते हैं, तो अभी क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे वो ब्लड वेसल्स मूव करेंगे बाय कैरिंग ऑक्सीजन, वही सारे हमारे डिफरेंट पार्ट्स को, सेल ऑर्गेनेल्स को, सभी पार्ट को वहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड होगा। अभी जो ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को ट्रांसफर होता है वो फाइनली क्या होगा, जब एक सेल के पास जाके पहुंचेगा, जैसे कि हम बता सकते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल है और ब्लड वेसल के थ्रू क्या हुआ कि वो जो ऑक्सीजन कैरिंग गैस, ऑक्सीजन कैरिंग ब्लड है
वो अभी क्या करता है, वो सेल के पास वो ऑक्सीजन को लेके आएगा। बट आपने पढ़ा होगा 9th में कि जो सेल होता है दैट इज नॉट अ सिंगल स्ट्रक्चर, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलेंगे सेल ऑर्गेनल, जिसका सबका डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन होगा। और आपने पढ़ा होगा कि जो बहुत सारे सेल ऑर्गन, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, ऐसे जो बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं, उसमें से एक ऐसा पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनल होता है जिसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, जिसको कौन सा बोलेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो जब गैसेस मॉलिक्यूल जब सेल के कांटेक्ट में आते हैं तो बाकी सारे सेल ऑर्गेनल का तो ऑक्सीजन का कोई डायरेक्टली यूज नहीं होता, बट वो सारे सेल ऑर्गेनल में से जो मेन सेल ऑर्गेनल होता है जिसको एक्चुअली ऑक्सीजन चाहिए फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ प्रोसेस या फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ रेस्पिरेशन, वो क्या होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, जिसका यहाँ पे डायग्राम दिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि व्हेन द ऑक्सीजन रीच इनटू द सेल, तो उसमें से जो माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनल होता है वो पहले वहाँ पे एक्टिवेट होगा, देन वो क्या करेगा, सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सराउंडिंग से लंग्स में गैसेस आ गए, देन लंग्स में ब्लड वेसल में ट्रांसफर हो गए, देन ब्लड वेसल्स में सेल में, देन सेल से कहाँ ट्रांसफर होता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया में। और यही माइटोकॉन्ड्रिया में जो हमारा ग्लूकोज जो पहले यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हमारे ब्लड के थ्रू हमारे बॉडी में ट्रांसफर होता है, वो वहाँ पे ग्लूकोज को क्या करेगा, जो एक इनसोल्युबल फॉर्म होता है या फिर एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है जिसको हमारा बॉडी डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है, वो अभी क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वो वहाँ पे ब्रेक होगा, जिससे क्या होता है हमारा यहाँ पे एटीपी फॉर्मेशन होता है। अभी क्वेश्चन आती है एटीपी है क्या, या फिर एटीपी की जरूरत क्या है हमारे बॉडी में। जैसे कि अगर मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो अगर हमारे बॉडी को कुछ भी एक्टिविटी करना है इट ऑलवेज रिक्वायर सम काइंड ऑफ एनर्जी, बिकॉज अगर एनर्जी नहीं होगा तो हमारे बॉडी में कोई भी एक्टिविटी करने के लिए उसके पास कोई सोर्स नहीं है। तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि जो ये हमने ऑक्सीजन लिया सराउंडिंग से, क्यों लिया हमने, कि जो ग्लूकोज हमारे बॉडी में इन द मेथड ऑफ न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में आया है, वो डायरेक्टली कभी वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता कि डायरेक्टली वहाँ से हमें एनर्जी मिल सकता है। तो अभी ग्लूकोज या फिर कोई भी फॉर्म ऑफ फूड जब हमारे बॉडी में जाता है, उसको और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। अभी जो यहाँ पे ऑक्सीजन गया इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, वो ग्लूकोज क्या होगा, और भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जिस जो क्या होता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। और एक ह्यूमन बॉडी में और एक लिविंग बॉडी में एनर्जी हमेशा क्या होता है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी नहीं, हमेशा हमारे बॉडी में जो एनर्जी होता है ये हमेशा एक पर्टिकुलर केमिकल फॉर्म में स्टोर होकर रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं वहाँ पे, एटीपी। वापस से बोल देती हूँ, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सारे एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए, बट हमारा बॉडी कभी लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी ये सब को यूज नहीं कर सकता है। तो जब हम फूड खाते हैं, वो फूड बाद में जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यहाँ पे ब्रेक होगा, तो वो क्या करते हैं, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट वहाँ पे होता है। और वो केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से या फिर जिसके अंदर हमारे बॉडी के मैक्सिमम एनर्जी स्टोर होके होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एटीपी। और एटीपी का फुल फॉर्म आपने पढ़ा होगा, जिसको क्या बोलते हैं हम, एडेनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल ऑल्सो। मतलब हमारे बॉडी को जब भी कोई एक्टिविटी करना होता है तो वही एटीपी को वो यूज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अभी हम देखेंगे कि जब वहाँ पे मानिए कि एटीपी प्रोडक्शन हो गया, अभी वो एटीपी का होता क्या है या फिर फर्दर वो वहाँ पे कैसे हेल्प करता है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि व्हेन द एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी के फॉर्म में जैसे कि अगर एनर्जी यहाँ पे रिलीज अगर हो गया है, देन वो क्या होगा कि अभी मानो कि वो सपोज हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन अगर हो गया, तो वहाँ पे उसके साथ साथ वो हमारे बॉडी में डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा। बट ऐसा नहीं है कि ये जो ग्लूकोज ब्रेकडाउन होकर ऑक्सीजन आता है उसमें सिर्फ एटीपी फॉर्मेशन होता है। एटीपी के साथ साथ हम देखेंगे कि वो जो एटीपी तो फॉर्मेशन हो गया, बट एटीपी के साथ साथ बाकी वो और दो सब्सटेंस भी हमारे सराउंडिंग में रिलीज करता है। एक होता है हमारा वाटर मॉलिक्यूल और एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड। वापस से बोल देती हूँ, जब ग्लूकोज
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे 3 डिफरेंट सब्सटेंस निकलते हैं, बट मेन हमारा सब्सटेंस क्या है, एनर्जी, बिकॉज एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए फॉर परफॉर्मिंग वेरियस काइंड्स ऑफ एक्टिविटी इनसाइड आवर बॉडी। तो पहले मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो एनर्जी होता है वो एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर होकर रह जाएगा, बट उसके साथ साथ हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन में वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलते हैं। तो जो वाटर मॉलिक्यूल होता है वो जनरली हमारे बॉडी में रीऑब्जॉर्ब हो जाता है, और हम बोल सकते हैं कि सम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज फ्रॉम आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ वेपर। इसलिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि generally carbon dioxide and water vapor are given out as a body as a product। जैसे कि जितने भी सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं अगर बॉडी ऑब्जर्व करेगा, अगर नहीं भी कर पाता है तो वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट हमारे बॉडी से निकल जाता है, उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल भी जो होता है वो वाटर वेपर के फॉर्म में भी क्या होगा, बॉडी से वहां पे रिलीज हो जाएगा। अभी हम आगे देखेंगे कि ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस हमने पढ़ा कि जिसके अंदर क्या होगा कि प्लांट या फिर एनिमल्स जो होते हैं ऑक्सीजन यूज करते हैं फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। बट अभी क्वेश्चन आएगा कि ऑक्सीजन क्या सभी ऑर्गेनिज्म, प्लांट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सबके बॉडी में क्या ऑक्सीजन एक्चुअली यूज होता है फॉर द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, या फिर ऐसे कुछ एग्जाम्पल या फिर कुछ ऐसे एनिमल्स प्रेजेंट है जिसके बॉडी में विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस और द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड कंपोनेंट कैन बी टेक्स प्लेस। तो उसके अकॉर्डिंग either the breakdown of glucose molecule takes place in the presence of oxygen or in some cases in the absence of oxygen। उसके अकॉर्डिंगली हमने रेस्पिरेशन को यहाँ पे दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं लिखा गया है कि डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज हमने पढ़ा कि हमेशा ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए, बट ऐसा क्वेश्चन आता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन क्यों चाहिए, बिकॉज एक बैक्टीरिया, एक ईस्ट जो होता है उसके बॉडी के इतने सारे सेल या फिर स्ट्रक्चर होते नहीं है ना, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, उसमें से पर्टिकुलर स्ट्रक्चर परफॉर्म के लिए पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे कैसे, वहां पे अगर ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होगा तो उसके अकॉर्डिंग हमने रेस्पिरेशन को दो ग्रुप में क्लासिफाई किया है। एक होता है हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन और एक आता है हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अभी इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे देख सकते लिखा गया है कि रेस्पिरेशन हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है, एक होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कौन सा होता है और एक ऑक्सीजन के एब्सेंस में कौन सा होता है। सो द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं एरो का मतलब यहाँ पे क्या लिखा गया, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जो भी यहाँ पे एयर का मतलब यहाँ पे सिर्फ नहीं है कि पूरा मिक्सचर ऑफ गैसेस, एयर का यहाँ पे मेनली मतलब होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो टाइप के रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, तुम्हारा एरोबिक रेस्पिरेशन। वेराज इन लोअर ऑर्गेनिज्म मेनली जिनके बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया इस तरह के सेलुलर ऑर्गेनेल या फिर वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, वो क्या करते हैं अपने बॉडी में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, और वो मेथड को हम क्या बोलेंगे वहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन। लिखा गया इधर कि द नॉर्मली द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच इज टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको क्या बोला जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और यहाँ पे एनारो का मतलब क्या होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एरो का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर जहाँ पे ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। वेरा जो रेस्पिरेशन हम देखेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर और मेनली इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको एनारोबिक रेस्पिरेशन। अभी हम आगे देखेंगे कि जो यहाँ पे रेस्पिरेशन होते हैं, ये जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स क्या है या फिर वो बहुत सारे मेथड कैसे वहाँ पे कंप्लीट करेगा। तो इसकी हमने पढ़ा कि रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग, मतलब सराउंडिंग से गैस लेंगे, वो गैस हमारे बॉडी में सप्लाई होगा, फिर जाके जो सारे मेथड हो सकता है। इसलिए लिखा गया है कि फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन में पहला क्या है, तो वी सॉ दैट ब्रीदिंग इज ए पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, मतलब यहाँ पे देखेंगे पहला स्टेप होना चाहिए ब्रीदिंग, जिसकी वजह से हमारा बॉडी पहले ऑक्सीजन गैस सराउंडिंग से लेगा। बट जब ये ऑक्सीजन गैस अपने बॉडी के अंदर लेता है फिर वहाँ पे क्या होता है, जैसे कि हमने पढ़ा कि अपने बॉडी के अंदर जाने के बाद वो सेल या फिर हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को बाय द हेल्प ऑफ ब्लड सप्लाई होता है। अभी जब वो डिफरेंट सेल के पास वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है देन उसमें और एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब कि व्हेन द सेल बेसिकली ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम द सराउंडिंग,
तो वहाँ पे क्या होगा, इट अंडरगो वेरियस स्टेप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, जो क्या करता है फर्दर वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। अभी हम देखेंगे आगे कि ये जो रेस्पिरेशन के फेजेस होते हैं या फिर रेस्पिरेशन के यहाँ पे जो स्टेप्स होगा, वो रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है या फिर कौन से फेजेस कौन से पार्ट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा गया है कि पहला स्टेप तो हमने पढ़ा है ब्रीदिंग, जिसके थ्रू क्या होगा, सराउंडिंग से ऑक्सीजन गैस हमारे बॉडी के अंदर आएगा और हम बाहर से बॉडी के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड क्या छोड़ेंगे। बिकॉज ये पार्ट में हमारे बस एक्सटर्नल बॉडी पार्ट लाइक नोज एंड डिफरेंट एक्सटर्नल फीचर यहाँ पे हेल्प करते हैं, तो हम बोलेंगे कि ब्रीदिंग कैन बी ऑल्सो रेफर्ड एज द एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि हमारे बॉडी में बस एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल पार्ट हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू गैसियस सब्सटेंस बॉडी के अंदर जाके बस वो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस करने के लिए यहाँ पे वो हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ बट दूसरा वाला स्टेप क्या है जिसको हम बोलेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसको हम अदरली क्या बोलते हैं उसको इंटरनल रेस्पिरेशन। क्यों? बिकॉज ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे डिफरेंट सेल के पास पहुंचता है, वहाँ पे बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट केमिकल चेंजेस यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस होगा इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, जहाँ पे हमारे बॉडी में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा। तो ये सारे जो इवेंट होते हैं दे ऑल टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल और इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन, इसलिए उसका नाम हम क्या लिखेंगे यहाँ पे इंटरनल रेस्पिरेशन और कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज द सेलुलर रेस्पिरेशन। और ये जो प्लांट में हो या एनिमल बॉडी में हो, कौन से पार्ट में एक्चुअली सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, मतलब तो कौन सा लिखेंगे हम वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए हम बोलते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेल ऑर्गेनेल व्हिच इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब जो गैसेस ट्रांसफर होके हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है एंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और बिकॉज यहाँ पे रेस्पिरेशन भी हो रहा है और यहाँ पे एनर्जी प्रोड्यूस भी होते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को हमने पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं हम, हमारा पावर हाउस ऑफ ए सेल, जिसकी वजह से हमारे बॉडी को जितने भी रिक्वायरमेंट होते हैं एनर्जी के, वो सारे हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू यहाँ पे फुलफिल होगा। अभी हम आगे देखेंगे